आप लोगों का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी साइंस के एग्जाम की। और उसमें से जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम हुआ था 7 अगस्त 2021 को। तो उसके ही सिलसिले में आज मैं आपके साथ यहाँ पर केमिस्ट्री के पार्ट के डिस्कशन के लिए प्रेजेंट हुआ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आपके डिस्कशन को। जो भी डाउट आपके दिमाग में आए, जो भी परेशानी शंका आपके दिमाग में आए, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं इसमें केवल केमिस्ट्री के सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेट कौन सा था। ये 7 तारीख को सुबह ही एग्जाम हुआ था। और ये जो सेट है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो TG01D सेट है ये। तो आई थिंक डी कोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए रेडियो एक्टिविटी से है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि हाफ इज इक्वल टू 0.693/K होता है। ठीक है, के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो आपका आंसर हमारा ये वाला हो गया था। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हमारा ए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। और अब अपन लोग फिर से केमिस्ट्री के सेक्शन में आते हैं। देखिए, और ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है इथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या है? C2H5 दिया और सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है AgCN के साथ। तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर एक स्पेशल कंपाउंड आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमें स्पेशल कंपाउंड दोस्तों प्राप्त हो जाता है और वो आइसोसाइनाइड मिलता है तो इथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है। ये आपको याद रखना है। अगर आप नॉर्मली केसीएल से रिएक्शन करते तो आपका साइनाइड प्राप्त होता दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का सी पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को आगे सर्च करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि लेक्लांसिस सेल में जो रॉड होती है एनोड की, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर जिंक रॉड लगाते हैं। ये आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे? Which gas is evolved when water is added to calcium carbide at room temperature? कैल्शियम कार्बाइड को जब रूम टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, पानी के साथ, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता होगा यहाँ इथाइन गैस बनती है, एसिटिलीन गैस बनती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है। इस गैस का यूज हम लोग वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो दसवें का आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी सिलसिले में आगे फिर से बढ़ता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका रिलेटेड है अल्फा बीटा गामा डीके से। व्हेन ए न्यूक्लियस एमिट बीटा रे बट डज नॉट चेंज। बीटा रे जब निकलता है तो क्या चेंज नहीं होता? आपको पता है दोस्तों, जब बीटा रे निकलता है तो एटॉमिक चार्ज में, ठीक है, -1 की कमी हो जाती है और मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन तो चेंज होंगे ही क्योंकि मास में चेंज हो रहा है दोस्तों, सॉरी चार्ज में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर चेंज होंगे, टोटल चार्ज में भी चेंज होगा, न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, केवल और केवल प्रोटॉन पे फर्क पड़ेगा, चार्ज पे फर्क पड़ेगा। तो आंसर है न्यूट्रॉन। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 भी केमिस्ट्री का था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन एलिमेंट नहीं है? आपको पता है ग्रेफाइट कार्बन है, ग्रेफाइट सॉरी डायमंड भी है, सिलिका भी ऐसा ही है, और ओजोन एक कंपाउंड है, ओजोन एक सॉरी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओजोन एक एलिमेंट नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया था? सी हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन ए न्यूट्रल एटम हैज 2k इलेक्ट्रॉन, 8l इलेक्ट्रॉन एंड 6m इलेक्ट्रॉन। आप समझ रहे होंगे 2 गामा 8 गामा 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन। तो अब इनको sp/df के हिसाब से चेंज कर लेना। ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p6 हो जाएगा, ये 3s2 है दोस्तों, और ये 3p4 हो जाएगा। तो s कितने हो जाएंगे? 6, 2 4 6। p कितने हो जाएंगे दोस्तों? 6 और 4 10 हो जाएंगे, और d कितने हैं? 0 हो जाएंगे। तो 6 10 0 आंसर आ जाएगा। अगला है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जब ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को पता भी होगा तो बॉइलिंग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अगर आप ग्राफ प्राप्त करेंगे तो आपको ये यहाँ पर कट करेगा और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं रिकैप दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे एग्जाम्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, और जिन बच्चों को केमिस्ट्री पीजीटी की बात कर रहे हो तो वो जानना चाह रहे हो तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो आप लोग इसको वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसने भी क्वेश्चन किया हुआ है सही करा है। तो याद रखना है बेटा, वैसे भी मैं आपको हिंट देता हूँ, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि sp2 और sp3 जहां पर भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर दोस्तों ज्यादा होता है, मेरी बातों को माइंड करना, वहां पर एसिडिक नेचर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को की पॉइंट बना के नोट करके डाल देना है आपको। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं, और हम लोग थोड़ा सा सिलसिले में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में ये मेरे पास जो पेपर है किसी का सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग परेशान मत होना। बोल रहा आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर का सेट क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, तो और वो +1 की बात कर रहा है। तो देखिए एक रूल होता है, हालांकि यहाँ पे रूल किसी ने लिखा भी हुआ है कि ठीक है कि ये बिल्कुल सही रूल लिखा हुआ है जिसने लिखा हुआ है। तो किसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, +1 है, तो बिल्कुल सही है। F2 के लिए एक रूल है, 14 के लिए क्या होता है 3 होता है, 15 के लिए क्या होता है 2.5 होता है, 16 के लिए क्या होता है 2 होता है, 18 के लिए क्या होता है दोस्तों 17 के लिए 1.5 होता है और 18 के लिए 1 होता है। एक रूल ये भी कहता है कि ये बेटा हमारा क्या है, डायामैग्नेटिक है, ये हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है पैरामैग्नेटिक है, और ये क्या है बेटा हमारा डायामैग्नेटिक है, और ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। सॉरी, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है और ये हमारा डायामैग्नेटिक है। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, और ऐसे ही O2 में 16 और 2 माइनस के 18 होगा, तो ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर लीजिए। वैसे नाइट्रोजन में क्या है 3 और 3, कार्बन मोनोऑक्साइड में 3, फ्लोरीन में 18, और यहाँ पर कितने 8 7 15 और एक 14, फिर से वही दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई मैच ऐसा नहीं कर रहा। बोल रहा है विच हाइड्राइड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है कि विच ट्राई हाइड्राइड एंड मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों याद रखना है, अगर हम हाइड्राइड का केस डिस्कस करते हैं और ये 15 ग्रुप की बात की गई है, ये नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की बात की गई है, तो याद रखना है थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर कम होती है। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे अच्छा जो थर्मल स्टेबल कंपाउंड है वो NH3 होगा। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा BH3 होगा, फिर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, और फिर एंटीमनी होगा। ठीक है, तो याद रखना है वैसे भी कि सबसे अच्छा थर्मल स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, NH3 होता है। NH3 सबसे बढ़िया बेसिक कंपाउंड भी होता है दोस्तों, तो NH3 इज द आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। बोल रहा है क्या बोल रहा है दोस्तों, which who postulated that momentum of electron is atom is quantized, quantized कब होता है, तो याद रखना है क्वांटाइजेशन किसने बताया था, क्वांटाइजेशन की बात नील्स बोर साहब ने की थी, और उन्होंने कहा था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसका मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है, और इन्होंने सही भी लिखा भी हुआ है MBR = NH/2π, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी जो होती है वो बार बार चेंज नहीं होती है, जो फिक्स एनर्जी पाथ में रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से पता होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया। तो याद रखना है, अगर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं और एल्कली मेटल है, ठीक है, एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया में जो सोल्यूशन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, आपको याद रखना है। और पैरामैग्नेटिक होने का रीजन क्या होता है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। जिस तरह से कंपाउंड बनता है दोस्तों, अगर आपको याद रखना हो, M एक कोई एल्कली मेटल है मान लीजिए, और इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो याद रखना ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। Which among the following of the transition element listed below is not colored? ठीक है, इनमें से कलर्ड कोई नहीं, इनमें से कलर कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर नहीं, तो याद रखना है कलर की प्रॉपर्टी जो है वो बेस्ड है बेटा, सिंपल बेस्ड है किसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे क्या है, कलर की प्रॉपर्टी बेस्ड है।
अगर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो निश्चित सी बात है वहां पर कलर्ड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक को समझेंगे। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एक काम कर लेते हैं, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, +4 आएगा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर। और इस टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर भी आपको पता है कितना होता है। ठीक है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, 3d2 4s2 होता है, +2 है तो कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा तो कलर्ड होने का बिल्कुल चांस खत्म हो गया, क्योंकि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये वैसे आंसर होना चाहिए, बाकी आगे और देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है Cr2O3, Cr2O3, तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्रोमियम के पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1 होता है। आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा, 3d3 बचेगा, और 3d3 बचेगा दोस्तों जब, क्योंकि यहाँ से 2 निकाल दोगे, यहाँ से 1 निकाल दोगे, तो ये बिल्कुल सही बात है बेटा, पैरामैग्नेटिक आएगा और कलर्ड आएगा। ऐसे ही दोस्तों MnO2 की बात करेंगे तो Mn के पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +4 आएगा, और याद रखना है यहाँ पर 3d5 4s2 आएगा। अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 3d2 आ जाएगा, और सॉरी 3d3 आ जाएगा, तब भी ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप Fe2O3 की बात करेंगे तो Fe के पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी 3d4 आता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो आंसर विल बी TiO2, TiO2 कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है विच एलिमेंट हैज वाज असाइंड ग्रुप थर्ड ए in Mendeleev periodic table but a member of group 13 in the 18 group of the modern periodic table। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जो थर्ड डे में असाइन किया गया था मेंडलीव की टेबल पे, बट ए मेंबर ऑफ 13 ग्रुप इन द 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और 18 ग्रुप में जो अभी की टेबल है, मतलब जो हमारी आधुनिक आवक सारणी है, उसके अनुसार वो एल्युमिनियम है। ठीक है, ऐसा है, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए सवाल में, काफी सिंपल सवाल था ये तो। तो इधर आते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो है वो हम लोग का 30 क्वेश्चन है, देखिए, और इस पे आते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों रखता है, बशर्ते ये रखता है बेटा, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये तीनों तरह के रखता है, आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अगर वो भी ऑप्शन होता तो वो भी कैसे रखते। कैल्शियम टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड में केवल और केवल कोवेलेंट है, कैल्शियम क्लोराइड में केवल आयनिक है बेटा, और पानी में तो पता ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आंसर भी अमोनियम क्लोराइड। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन गलत है। बोर स्टेटमेंट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम फॉल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बना है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दोस्तों बना है। ठीक है, बोर एटम मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट को फेल करता है। और बोर एटॉमिक मॉडल ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि बोर ने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन की तरह और वेव की तरह बात करता है। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहा है। जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट इन सबको समझा रहा है, और केवल वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा पाता है, इसलिए आंसर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी केमिस्ट्री का सेक्शन था, इसको भी देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट छांटना था आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज 5 इन HClO एंड 1 इन HClO3। एकदम गलत बात बोल रहा है बेटा, देखो HClO में अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे, HClO में ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 1 + x - 2, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। एकदम बकवास बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। द क्लोरीन एटम विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO3 देन HClO। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द क्लोरीन एटम विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO देन HClO3। ठीक है, ये भी देखते हैं एक बार। और द क्लोरीन एटम हैव एन इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बोथ HClO एंड HClO3। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बेसिकली बोल क्या रहा है कि the chlorine atom will have more electronegative in HClO3 than in HClO। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर नॉर्मली आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। आप देखिए ज्यादा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, मोर पावर एंड ज्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं।
आगे बोल रहा है कि among the highlight of silver the one which has the lowest solubility, आपको पता है बेटा AgCl। AgCl क्या है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, आपको पता है पहले से ही, ठीक है। AgCl आपका क्या है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, तो ये तो सॉल्युबल है, ये तो क्या है, इनसॉल्युबल है, ये लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इसकी है ही है, ठीक है। नॉर्मली आपको अगर थोड़ा सा अगर जानना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा जानना हो इस बारे में, तो आप यहाँ पर हजान्स रूल भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये क्या है, F माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आप निकालोगे, तो आपको पता है कि लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ एनायन होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, और लार्ज साइज बेटा एनायन हो रहा है आखिर, तो यहाँ पर मोस्ट कोवेलेंट है, और अगर ये मोस्ट कोवेलेंट है तो सबसे कम सॉल्युबल होगा पानी के अंदर, तो AgI शुड बी आंसर। AgI हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आंसर हो जाएगा। वैसे इनसॉल्युबल ये सारे हैं, लेकिन AgI थोड़ा ज्यादा इनसॉल्युबल है, और ये याद रखना येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन बेटा ये केमिस्ट्री का सेक्शन पूछा गया था। अर्निंग द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। आपको पता है कि एक रूल है सिंपल सा, कि अगर हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है, मतलब ऊपर वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम और फिर टैलेनियम, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बात सही है, और सही बात है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड हो सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है, ठीक है। कैसे, सिंपल है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 39 की बात करते हैं, बोल रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रोड्स, कोबाल्ट से कोबाल्ट प्लस एंड Fe2 से Fe आर दिस द ईएमएफ ऑफ द दिस सेल। देखो यहाँ कोबाल्ट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर क्या लगाओगे, E ऑफ कैथोड दोस्तों माइनस E ऑफ एनोड, E ऑफ एनोड, ठीक है। तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन वाले का, सॉरी आयरन वाले का, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोबाल्ट वाले का दोस्तों। तो कोबाल्ट वाले का कितना होता है, देखिए आप यहाँ माइनस माइनस क्या क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस ये ऐसे रहेगा, ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो ये और ये प्लस 2 8 आ जाएगा, तो माइनस का 0.6 आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.16 शुड बी द आंसर, ठीक है। ओके, आगे बोल रहा है कि 40 क्वेश्चन बोल रहा है किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी दोस्तों। तो याद रखना है होल्ड रूल के अकॉर्डिंग P4 की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या, P4 की तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन P3 की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि P3 क्या है, हाफ फिट ऑर्बिटल है, और ये काफी स्टेबल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बोल रहा है कौन सा इनमें से, मैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहा हूँ, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डबल डिकम्पोजिशन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस करते हैं दोस्तों। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। और अगर आप देखोगे तो ये जो सिंपल सिंगल रिप्लेसमेंट है, ये हमारा डिकम्पोजिशन है, तो ये और ये तो हो नहीं सकते, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो बचा केवल ऊपर वाला, यही आंसर सही है, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की अब बात करते हैं दोस्तों। 43 में क्या बोल रहे हैं आपसे, ध्यान से देखिए। व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम का की मास क्या है, ठीक है, इतनी मास क्या है आपके पास। 3.2 ग्राम एटम का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होते हैं, मोल्स होते हैं दोस्तों। क्या होता है, मोल्स होता है। तो इतने मोल्स 3.2 मोल्स ऑक्सीजन एटम दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। 3.2 इनटू ऑक्सीजन एटम की बात किया गया है, ऑक्सीजन एटम की बात किया गया, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है, 3.2 इंटू 32, तो आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 102.4 हो जाएगा, 102 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिजिक्स के क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में यूज होता था। पेनिट्रेशन पावर आपको पता है सबसे अच्छी किसकी होती है, गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। 1:100:1000 होती है, आपको कोई याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए 49 की बात करते हैं। अगेन रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 10 सेकंड, ए सिंगल न्यूक्लियस एलिमेंट विल डीके, ठीक है। इसका हाफ लाइफ क्या है,
हाफ लाइफ क्या है 10 सेकंड है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ क्या है 10 सेकंड है, मतलब 10 सेकंड में अपने ओरिजिनल मात्रा का आधा हो जाता है। सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल डीके, ठीक है। तो बोल रहा है कितने कितने बाद ये डीके हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 5 10 मान लीजिए ओरिजिनल अमाउंट आपने 100 ले ली, तो 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, फिर 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। फिर 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 12 पॉइंट हो जाएगी। ऐसे वो चलती रहेगी और आप फिर समझ नहीं पाएंगे। ओके, नंबर 49 की बात कर रहे थे। आप कभी भी टाइम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो घटता ही चला जाएगा और एग्जैक्टली अमाउंट को आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसका आंसर, ठीक है, क्या होना चाहिए कि कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। हम उसके अमाउंट को पाएंगे, वो माइक्रो में टाइम आता ही जाएगा और फाइनली उसको टाइम को हम कभी भी पता लगा नहीं पाएंगे, कितना भी हम लोग कोशिश कर लें, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का, काफी नीचे आई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 ये दिया गया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि यहाँ पर इन द हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट द करेक्ट सीक्वेंस। आपको पता है यहाँ पर कैल्शियम क्या है, कैल्शियम सेम है, तो फजान्स रूल लगा दीजिए। फजान्स रूल आपको बेसिकली किस पे बेस्ड है, आयनिक नेचर पे बेस्ड है। और आयनिक नेचर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलता होगा कि अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन और लार्ज साइज ऑफ एनायन होता है, अगर लार्ज साइज ऑफ एनायन होता है दोस्तों, तो निश्चित सी बात है वहां पर कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। और कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, होता है कम होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्लोराइड वाले का बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आंसर शुड बी दिस वन। ओके, चलिए अगला बोल रहा है 56 क्वेश्चन है। बोल रहा है सोडियम एंड फ्लोराइड आयन both have ions 1s to 2s to 2p configuration, but ionic radius of Na plus ion is 0.691 times that of fluoride ion. If the sum of ionic radii is 231, the ionic radii of F minus। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भैया दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बराबर है, एक जैसा है, ठीक है। लेकिन आयनिक रेडियस जो Na प्लस की है ओनली 0.691 टाइम्स ऑफ F माइनस। मतलब अगर मैं बात करूं F माइनस की 0.69 टाइम्स बात करूंगा तो Na का रेडियस आ जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ इनकी रेडियस कितनी है, उनकी सम ऑफ रेडियस कितनी है, मतलब अगर मैं Na प्लस और F माइनस की बात करूंगा तो ये 231 आ जाएगा, ठीक है, 231 आ जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पर F माइनस की रेडियस क्या है। तो एक काम करते हैं अपन, एक काम ये कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर Na को F के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, Na को F के टर्म में लिख लेते हैं। तो 0.691 F माइनस प्लस F माइनस इज इक्वल टू 231। तो F माइनस क्या आ जाएगा आपका 231 अपॉन 1.691, ठीक है। तो 1.691 अपॉन 1.6 के को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 231 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का आंसर जो भी आ रहा हो वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं कि कितना आंसर इसका आ रहा था, एक मिनट इसको ये देख लेते हैं कि कितना आंसर इसका आ रहा था। आंसर आ रहा था वो 136 पिकोमीटर आ रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था ये, एक्चुअली मैथ्स थी यहाँ पर, केमिस्ट्री तो कहीं से लगी नहीं रही थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और बाकी बढ़ते हैं। बोल रहा है 68 क्वेश्चन था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, आपको पता है मोजले साहब ने दी थी। तो 68 का क्या हो गया था, बी हो गया था। अगला क्वेश्चन 69 है। बोल रहा है द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। कौन सा एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाता है, जिंक, आपको रटा होना चाहिए। जिंक क्या है, लास्ट एलिमेंट है, इसलिए ये डी ब्लॉक में रखा गया लेकिन वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाता है। तो आंसर शुड बी बी पार्ट। ओके, और आगे बढ़ते हैं और आपको बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। 71 बोल रहा है द ऑटोमोबाइल फिल्टेड विथ लेड स्टोरेज बैटरी समटाइम्स हैज स्टार्टिंग ट्रबल इन कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। आपको पता होता है कि जो बैटरी होती है वो ठंडियों में कभी प्रॉब्लम करने लगती है। द लो पावर आउटपुट इन सच ए केस ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, पावर आउटपुट क्यों होता है, poor ionization of electrolyte, mobility of ions in electrolyte is reduced significantly, specific gravity of sulfuric acid is increased, specific gravity of sulfuric acid is fall। तो निश्चित सी बात है बेटा, वहां पर आयोनाइजेशन कम होता है, टेम्परेचर एक्चुअली कम हो रहा होता है, तो आयोनाइजेशन कम हो जाता है और कम हो जाने के कारण एक्चुअली प्रॉब्लम होने लगती है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
75 की अगर दोस्तों आपसे बात की जाए, ये क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है, in each of the ions given below, the charge bearing carbon atom takes sigma bond, the other carbon atom in such a bond formation, it utilizes hybrid ऑर्बिटल विच बियर्स मैक्सिमम एस कैरेक्टर। किसके पास मैक्सिमम एस कैरेक्टर हो रहा है दोस्तों? तो याद रखना है मैक्सिमम एस कैरेक्टर किसके पास है? जहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और दोस्तों sp हाइब्रिडाइजेशन कहां पर है? इसके पास हो रहा है। साफ साफ बोल रहा है, इन सच इन ईच ऑफ द आयंस गिवन बिलो द चार्ज बेरिंग कार्बन एटम टेक्स makes a sigma bond with other carbon atom. In such bond formation, it utilizes a hybrid orbital which bears the maximum s character. किसके पास मैक्सिमम चार्ज है? तो वो आपको ये तभी बता सकते हैं जब आप s कैरेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? कैटायन में आपको पता है क्या होता है? sp3 होता है। एनायन में क्या होता है? sp2 होता है। और दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होता है? कैटायन अगेन यहाँ sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है। और इसको क्लियर समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, थोड़ी सी देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली 64 है। बोल रहा है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। नॉर्मली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये 0 हो जाता है। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्यू के डब्ल्यू के बराबर होती है। डेल्टा यू की वैल्यू डब्ल्यू के बराबर होती है, याद रखना है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर जो 65 आया था वो एटॉमिक थ्योरी की आपसे बात कर रहा था। बोल रहा है the ultimate particle of a given pure substance is called atom are chemically alike। ठीक है, बात है, बिल्कुल सही बात है। atoms are neither nor be created nor be destroyed, बिल्कुल सही बात है। atoms though chemically identical different significantly in their weights, में भी हो सकता है ऐसा। and chemical reactions do not change nature of atom but cause their rearrangement, बिल्कुल सही बात है। उनका नेचर चेंज नहीं करता है और वो केवल केवल क्या कर देता है? ऐसा कर देता है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पोस्टुलेट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको पता है कि ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो वेट था, एटम्स थ्रो केमिकली आइडेंटिकल डिफर सिग्निफिकेंटली देयर वेट, ये प्रॉब्लम थी क्योंकि ये आइसो बार आइसोटोप की कहानी तब नहीं आई हुई थी। तो आंसर आपका सी इनकरेक्ट था। ओके, आगे बढ़ते। न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फ्यूल होता है? आपको पता है थोरियम होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन था दोस्तों। इफ वन मॉलिक्यूल of hydrogen gas react with one molecule of chlorine gas to produce two molecule of HCl, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। Number of molecules present in equal volumes of different gases are identical pressure and temperature will be। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, फिर से समझना है। The number of molecules present in equal volumes of different gases at identical pressure and टेम्परेचर। दोस्तों याद रखना है, अगर इक्वल वॉल्यूम होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? सेम होते हैं। यही हमारा क्या है? अवोगाद्रो लॉ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है 67 क्वेश्चन था दोस्तों। ये टीजी सेट में आपको पता है टीडी का डी सेट है। द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा ऑक्सीडेशन किसका पॉजिटिव नहीं हो सकता? आपको पता है फ्लोरीन भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है इनमें से कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम नहीं करता? आपको पता है ब्रोंस्टेड क्या होता है? आपको पता है 3 थ्योरी होती है, आर्नियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। तो आर्नियस साहब ने तो केवल एच आयन OH आयन की बात की थी। ब्रोंस्टेड क्या होता है? जो एच आयन को डोनेट कर देता है वो ब्रोंस्टेड एसिड है। और इनमें से जो एच आयन को डोनेट नहीं कर पाता है वो ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होगा। तो एच आयन को डोनेट कौन नहीं करेगा? अब देख लेते हैं एच आयन को डोनेट कौन नहीं करेगा इनमें से। ठीक है, अल्टीमेटली बेटा, ठीक है, कौन सा एच आयन, मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ब्रोंस्टेड एसिड मैंने बोला कि वो होगा है जो एच आयन को डोनेट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एच आयन को डोनेट कौन कर सकता है? अल्टीमेटली यही एच आयन को डोनेट कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, ओके।
which of the following is a permanent effect? आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 80 अगेन आता है, क्या बोल रहा है दोस्तों आपसे, दोस्तों क्या बोल रहा है, which one is optically active? इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए आपको? कायरल कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? कायरल कार्बन चाहिए। तो पहला चाहिए प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ये होता है, यहाँ पर कहीं भी कायरल कार्बन नहीं मिल रहा है। 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ये अपना प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये 3 क्लोरो हो गया, ये लिख लिया। 2 क्लोरो, आपने 2 क्लोरो बनाया दोस्तों, ये Cl, ये H और ये CH3, बिल्कुल भयंकर तरीके से यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए, देखिए COOH, H, CH3, Cl, और ये आपका क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। तो आंसर इसका क्या था? C था। ओके, अगला क्वेश्चन था 81 था, ये भी केमिस्ट्री सेक्शन का था दोस्तों। क्या बोल रहा है? विच विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो बेसिकली ग्राम एटम मतलब मोल, तो 2.3, सोडियम का मास कितना होता है? चिल्ला के 23, दैट इज 0.1, तो 0.1 इज द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 82, ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम क्या होता है? सोडियम एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s1 होता है, तो 3, L की वैल्यू क्या आएगी? 0, M की वैल्यू क्या आएगी? 0, S की वैल्यू क्या आएगी? +1। कहां मिल रहा है आंसर? पहला ऑप्शन ही मिल गया, ओके, तो पहला ऑप्शन मिल गया, 82 का पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, बोल रहा है इनमें से कौन सा इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, कौन सा इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है? तो आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन दिखाता है? लास्ट मेंबर दिखाता है। तो लास्ट मेंबर क्या है? लेड भाई साहब है, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? जो आउटर मोस्ट ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। किसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? तो आपको पता है BF3 के पास क्या होता है? sp2 होता है, बना सकते हैं स्ट्रक्चर आप ऐसे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन था, क्या बोल रहा था कि which have maximum electron affinity। तो आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, द रिपल्सिव इंटरैक्शन सबसे अच्छा किसमें होता है? लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। कहां मिल रहा है ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन जिसने भी लगाया है वो सही है, उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है देयर आर नंबर ऑफ आयंस इन दिस डिजिज। इसमें कितने आयंस है? तो आपको बेसिकली अगर यहाँ पर बनाओगे आप, तो आप इसको ऐसे बनाओगे NH3 होल 5, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl2, ठीक है। तो टोटल आयन कितने मिलेंगे? एक आयन ये मिल जाएगा, 2 आयन ये मिल जाएंगे, टोटल कितने आयन मिलेंगे? 3 बनेंगे, ठीक है। क्लियर बताइए, ओके, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द फास्ट मूविंग सबएटॉमिक पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड होती है वेव? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है? h/p होती है, आपको पता होगी है, तो ये क्लियर पता है। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, मास पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल सही है। मोमेंटम पे डिपेंड करेगी, तो मास, वेलोसिटी, मोमेंटम। सेकंड थर्ड और फिफ्थ जहां भी आ रहा है, सेकंड थर्ड और फिफ्थ जहां कहीं भी आ रहा है वो तो क्लियर ही है, और आंसर यही मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ओके। और आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है, देखिए क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 से बात करेंगे अब, 91 से बात करेंगे। और क्या बोल रहा है? कार्बन एटम इन ग्रेफाइट हैव देयर इलेक्ट्रॉन neither in pure s nor in pure p but contain these orbital। देखो बेसिकली अगर आपको पता होगा दोस्तों, तो हमें क्या यहाँ पर करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। और आपको पता होगा ग्रेफाइट पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp2 होता है।
तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आता है, 33 आता है, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना आता है, 66 या 65 के आसपास आता है। तो आंसर आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन टू एन अल्फा पार्टिकल। आपको पता है स्पेसिफिक रेशियो क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ई बाय एम का रेशियो होता है, ई बाय एम का रेशियो होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट हो गया मान लो, और इसका मास लगभग 1 ही होता है मान लो, और प्रोटॉन का कितना होता है, सॉरी प्रोटॉन के लिए बात कर रहा है तो 1/1 हो गया, और अल्फा का कितना होता है E1, और इसका चार्ज कितना होता है 1, 1:1/2, दैट इज 2:1 आ जाएगा। ठीक है, 2:1 आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ये भी आपका क्या था, ये भी आपका केमिस्ट्री का ही पार्ट था, इसको भी समझ लेना था एक बार। इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन जिंक का इतना दिया हुआ है और कॉपर का इतना दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सेल। आपको पता है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपको जिंक को ऑक्सीडाइज करना था यहाँ पर, और कॉपर भाई साहब को क्या करना था, रिड्यूस करना था। अलग अगर आप निकालेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस ऑफ 0.76, आंसर क्या आएगा 1.10 वोल्ट। आंसर शुड बी दिस वन। ओके, आपको अगला निकालना था व्हिच एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। आपके एटम के पास क्या होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट समझते होंगे, डिस्क्रीट समझते होंगे, तो डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो प्लैंक साहब ने ऐसा बोला था। ठीक है, प्लैंक ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसके हिसाब से ऐसा बनाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेविसन एंड जर्मन ने नहीं बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे दोस्तों आपके साथ। अब काफी दूर तक हम लोग आ गए हैं, भाई रास्ता काफी तय हो गई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो बॉन्डिंग अमंग द एटम इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक कोवेलेंट एज वेल द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि आपको पता है सोडियम कार्बोनेट की अगर आप बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में केवल 2 तरह के बॉन्ड होंगे, एक तो आयनिक तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, कोवेलेंट होगा, ये बॉन्ड बनेगा। बेरियम क्लोराइड के पास केवल आयनिक होगा। HNO3 के पास क्या होगा, अगर आप HNO3 की बात करेंगे तो HO, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हैं, सॉरी आप NOH यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, और अमोनिया तो पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। ओके, आगे आते हैं। और आते हैं तो ओके, तो बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 था, व्हाई यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या होता है भैया, वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही भयंकर वीक होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय, कैसे होते हैं, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है। याद रखता है सिग्मा स्टार पाई स्टार, याद होना चाहिए आपको, बी पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ आ जाते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंपाउंड ऑफ आयन विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कॉमन एंड स्टेबल। आपको पता है किसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, in which of the following pairs compounds of ion which lower oxidation state are more common and stable। ठीक है, तो किसमें बहुत ही स्टेबल होती है, तो देखो क्यूप्रस में तो नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आपको पता है क्यूप्रस तो बहुत ही क्या है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये क्यूप्रिक में और कॉपर में अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट कर लेता है, तो क्यूप्रिक का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, थैलिक और थेरस भी देखना पड़ेगा, लेकिन मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक तो आपको पता है मर्क्यूरस ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मर्क्यूरिक थोड़ी सी कम स्टेबल होती है, तो मर्क्यूरस आपका ज्यादा स्टेबल होता है, दैट इज Hg2Cl2 ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू HgCl2। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ आते हैं दोस्तों। और 115 में अगर मैं आपसे बोलूं तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो याद रखना है ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। सोडियम ट्राईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। चिल्ला के आप बोलोगे कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर +7 ऑक्सीडेशन नंबर इन 3D। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 7 होता है। क्यों, क्योंकि
s इलेक्ट्रॉन 2, d इलेक्ट्रॉन 5, 5 + 2 7 होता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? जो डीएक्टिवेटर होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और यहाँ पर डीएक्टिवेटर कौन सा है? डीएक्टिवेटर कौन सा है दोस्तों? आपको पता है डीएक्टिवेटर यहाँ पर कौन सा है? डीएक्टिवेटर है साइनो ग्रुप, आपका डीएक्टिवेटर है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन को ये चाहता है। बाकी सभी न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, बाकी सभी न्यूक्लियोफाइल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल। अगर हम एटॉमिक साइज को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग एटॉमिक साइज को बढ़ाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। एटॉमिक साइज को बढ़ाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा, कम होगा, याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट? कौन सा केस एक्सपेंडेड ऑक्टेट को शो नहीं करता है? ठीक है, pF6 करता है। फास्फोरस की वैलेंसी देखिए यहाँ पर ज्यादा हो रही है। ठीक है, आपका SF6 तो करता ही है। ठीक है, NO2 नहीं करता है। ठीक है, NO2 नहीं करता है और H2SO4 तो करता ही है। एक्चुअली यहाँ पर PF5 होना चाहिए था मेरे ख्याल से, फिर भी उन्होंने बनाया ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फास्फोरस में 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर NO2 ही होगा, क्योंकि बेटा NO2 में एक लिमिटेड होता है और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा रहता है एक्चुअली में, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन तो होता है, लेकिन एक्सपेंडेड ऑक्टेट का केस नहीं होता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 123 आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब होता है जहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आसान सी बात थी, सभी लोग ने न्यूट्रॉन निकाल लिए होंगे। यहाँ पर कितने हैं? 12 हैं, और यहाँ पर भी क्या है? 12 हैं। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं आएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा, आई थिंक आप समझ जाओगे। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो आपको पता है ऐसा कहां पर होता है? सेम प्रोपोर्शन अगर होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वहां पर लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी बात थी। इस तरह से हम लोगों ने आई होप सारे क्वेश्चन डिस्कस, सभी ही बचे हुए हैं क्वेश्चन कुछ। चलिए पहले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 122 भी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 122 बचा हुआ है, और ये बोल रहा है कि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है तो BHC बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। बहुत फेमस कंपाउंड है, तो ये बन जाएगा आपका। पता है सारे पोजीशन पे क्या आता है? Cl आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने केमिस्ट्री के सेक्शन को पूरा डिस्कस कर लिया है। होपफुली आप लोग सारे आंसर टैली कर लीजिएगा। अगर कोई भी दुविधा, बाधा, परेशानी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का भी आपको सोल्यूशन दें, और PGT केमिस्ट्री के लिए भी आपको पेपर मॉक अरेंज कराएं, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।